जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज के वीडियो क्लास 11 बोर्ड एग्जाम देने वाले हर एक स्टूडेंट को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का ज्योग्राफी का लगभग 160 प्लस महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल रहने वाले। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों, कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेगा। ठीक है दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि दोस्तों यह वीडियो सिर्फ आपका रिवीजन के उद्देश्य से बनाया जा रहा है और आपको देखना क्या है कि इनमें से कितने ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर आप सही से कर पा रहे हैं। हो सकता है दोस्तों बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर आपको पहले से याद होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन रिवीजन के उद्देश्य से पढ़ लेना है, ताकि दोस्तों आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। और दोस्तों बोर्ड एग्जाम की बात करें तो बोर्ड एग्जाम आपका बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुका है और आपके एग्जाम के लिए ये सभी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम सेट 1 से लेकर के दोस्तों सेट 4 तक और दोस्तों चारों सेटों को मात्र एक वीडियो में कंबाइन करके करवा दिया है। यदि आप इन चारों सेटों को एक बार पढ़कर चले जाते तो मैं आपको गारंटी के साथ कर सकता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू यही से देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों, मैं बार बार यही विनती कर रहा हूँ कि आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और हर एक सेट में दोस्तों आपको बताना है कि आप 40 क्वेश्चन में से कितने ऐसे क्वेश्चन थे जिसका आंसर आप सही से कर पा रहे। यही मेरा उद्देश्य रहेगा, आपका भी यही उद्देश्य रहेगा और आपको हर एक सेट का ईमानदारी पूर्वक आंसर लिखना है। ठीक है, कि आप सेट 1 में कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर पाए, सेट 2 में कितने क्वेश्चन के आंसर कर पाए। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भौगोलिक अध्ययन के क्रमबद्ध उपागम को किस भूगोलवेत्ता ने प्रवर्तित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये, एलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। ठीक है, ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा, एलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण कहलाता है, यानी आपको बताना है इनमें से कौन सा विषय है, कौन सा सब्जेक्ट है जो कि कालिक संश्लेषण कहलाता है। तो इतिहास यानी हिस्ट्री जो है दोस्तों, ये कालिक संश्लेषण कहलाता है। या ऑप्शन 20 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी कितनी? दोस्तों पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी की बात करें तो कितना किलोमीटर है दोस्तों? तो 14,95,18,000 किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी है, यानी ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और हर एक क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी, विभेदन। ठीक है, विभेदन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में सोने की खान कितनी गहरी? दोस्तों ये जो दक्षिण अफ्रीका में सोने की खान है ये टोटल कितना गहरा है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, 3 से 4 किलोमीटर गहरा है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम क्यों होती है? दोस्तों ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये ध्रुव पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम क्यों होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दोस्तों ध्रुव पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्थल मंडल की मोटाई या गहराई कितनी होती है? दोस्तों ये जो स्थल मंडल की मोटाई है या फिर गहराई है ये कितनी होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये 7 का ऑप्शन नंबर ये 200 किलोमीटर। ठीक है, 200 किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भूगर्भ में ध्वनि तरंग के समान चलने वाली तरंग को क्या कहलाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक तरंग। ठीक है, प्राथमिक तरंग यानी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? दोस्तों रिक्टर स्केल जो है इससे क्या मापा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भूकंप की तीव्रता। ठीक है, रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता। ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। और यदि पूछा जाए कि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, तो भूकंप का अध्ययन को दोस्तों सिस्मोलॉजी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में किसने प्रस्तावित किया था? दोस्तों आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कब प्रस्तावित किया गया था? तो 1912 ईस्वी। ठीक है, किसने इसको प्रस्तावित किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड वेगनर। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया है? तो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि टीलाइट किस प्रकार का चट्टान है? दोस्तों जो टीलाइट है ये कौन सा प्रकार का चट्टान है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये, अवसादी चट्टान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सागरीय अधस्थल विस्तार की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? दोस्तों ये जो सागरीय अधस्थल की विस्तार की जो परिकल्पना है ये इनमें से किसके द्वारा दिया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा हेरी हेस्ट। ठीक है, हेरी हेस्ट के द्वारा दिया गया है, यानी ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पोलर फ्लाइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों जो पोलर फ्लाइंग बल है ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पृथ्वी का परिक्रमण से, पृथ्वी का घूर्णन से, गुरुत्वाकर्षण से या फिर ज्वारीय बल से? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे 13 का ऑप्शन नंबर बी,
पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है? पोलर फ्लाइंग फोर्स। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुक्रमिक प्रक्रिया, यानी आपको बताएं इनमें से कौन सा जो है दोस्तों जो कि एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, पटल विरूपणी। ठीक है, पटल विरूपणी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किन प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, चुन्ना पत्थर प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में क्या पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नग्न हो जाती है? तो दोस्तों यानी आपको बताना है कि कितनी ऊंचाई पर यदि आप जाएंगे वायुमंडल नीचे से ऊपर की ओर वायुमंडल की ओर, तो वो ऑक्सीजन की जो मात्रा है ये बहुत ही नग्न हो जाती है। तो 120 किलोमीटर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए कि निम्न में से किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? दोस्तों 21 जून को दोपहर की किरणें जो है ये कौन सा अक्षांश पर सीधी पड़ती है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर दोस्तों सूर्य की किरणें जो है ये सीधी पड़ती है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जगह यदि आपके ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो यहाँ पे दिया हुआ रहेगा दोस्तों कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा भी आपको यहाँ पे ऑप्शन में दे सकता है, तो आपको कर्क रेखा याद रखना। ठीक है, क्योंकि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को दोस्तों कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ बनता है? तो दोस्तों ये जो अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है ये बनता है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में बनता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र तल पर वायु दाब कितना होता है? दोस्तों ये समुद्र तल पर वायु दाब की बात करें तो टोटल कितना होता है? तो 1013.25 मिलीबार। ठीक है, 1013.25 मिलीबार होता है, यानी ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों उष्णकटिबंधीय चक्रवात को जो है ये जो ऑस्ट्रेलिया देश में है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है दोस्तों विली विलीज। ठीक है, विली विलीज के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, विली विलीज। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा? दोस्तों इनमें से चार ये जो बादल दिए गए हैं इसमें से सबसे ऊंचा बादल जो होता है आकाश में ये कौन सा बादल होता है? तो पक्षा बादल। ठीक है, पक्षा बादल जो कि सबसे आकाश में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के धरातल के निकट वायु का औसत वार्षिक तापमान कितना है? तो दोस्तों पृथ्वी के धरातल निकट देखा जाए तो वायु का जो औसत वार्षिक तापमान है ये है 16 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा, 16 डिग्री। अगला प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है कि जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को व्यक्त किया जा सकता है? तो दोस्तों ये किस के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, अनुभाविक। ठीक है, अनुभाविक राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः खुले महासागर की लवणता कितनी होती है? दोस्तों ये खुले महासागर होती है इसकी लवणता की बात करें तो कितना इसका लवणता होता है? तो 33 से लेकर के 37%। ठीक है, 33 से लेकर के 37% खुले महासागर की लवणता होती है, यानी ऑप्शन ये सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? दोस्तों यदि आपसे सबसे छोटा महासागर पूछा जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। ठीक है, आर्कटिक महासागर दोस्तों सबसे छोटा महासागर है। ठीक है, और यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है दोस्तों, तो प्रशांत महासागर जो कि सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, प्रशांत महासागर। ठीक है, उसके बाद कौन सा महासागर है सेकंड में दोस्तों? तो सेकंड में हिंद महासागर, थर्ड में अंटार्कटिक महासागर और फोर्थ में आर्कटिक महासागर, ये आपको याद रखना है। ठीक है। आपके अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया दोस्तों कि फंडी की खाड़ी कहाँ स्थित है? दोस्तों फंडी की खाड़ी की बात करें दोस्तों तो ये कनाडा में है, यानी ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर हो जाएगा कनाडा। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को भी कर लीजिएगा कि पृथ्वी पर अपसौर की घटना कब होती है? दोस्तों अपसौर से और उपसौर से ये दोनों क्वेश्चन में दोस्तों आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि पृथ्वी पर अपसौर की घटना किस तिथि को होती है। ठीक है, तो अपसौर कहने का मतलब यह कि दोस्तों कि पृथ्वी और सूर्य की सबसे अधिक जो दूरी होती है उसे अपसौर कहा जाता है। ठीक है, और सबसे जो पृथ्वी और सूर्य के सबसे जो निकट होती है दूरी उसे उपसौर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपसौर आपसे पूछा गया क्वेश्चन में, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 जनवरी। ठीक है, 4 जनवरी को दोस्तों पृथ्वी और सूर्य सबसे दूर होते हैं। ठीक है, और दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी 4 जनवरी। सॉरी दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 जुलाई राइट आंसर हो जाएगा। अपसौर किस तिथि को होता है? तो 4 जुलाई, और उपसौर पूछा जाएगा तो 3 जनवरी। ठीक है, उपसौर कब होता है? 3 जनवरी को, और 4 जुलाई को अपसौर। ठीक है। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मानव अनुवांशिक रूप से किस प्रजाति से संबंधित है? दोस्तों ये मानव जो है ये अनुवांशिक रूप से देखा जाए तो कौन सा प्रजाति से संबंधित है? तो होमोसेम्पियन। ठीक है, होमोसेम्पियन सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होमोसेम्पियन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है कि भारत की उत्तर से दक्षिण इसकी वास्तविक दूरी कितनी है?
तो दोस्तों भारत की बात करें उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी कितनी दूरी है दोस्तों, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 3214 किलोमीटर। ठीक है, 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। और यदि पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई पूछा जाए आपसे एग्जाम में, तो 2933 किलोमीटर, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, 2933 किलोमीटर पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण पूछा जाए तो 3214 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान अनुमान के अनुसार, ठीक है, वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है, तो राइट आंसर हो जाएगा लगभग 46 करोड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर होगा 46 करोड़। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में जलोढ़ की औसत गहराई कितनी है, तो सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र में जलोढ़ की औसत गहराई की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे 31 का हो जाएगा 1000 से 2000 मीटर। ठीक है, 1000 से 2000 मीटर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है। दोस्तों जो अंडमान और निकोबार को है इनमें से कौन सा जल क्षेत्र जो है ये अलग करता है, तो 11 डिग्री चैनल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर हो जाएगा 11 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है, भागीरथी का संगम स्थल है। दोस्तों इनमें से कौन सा जो कि अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है। दोस्तों जब ठंडा के प्रारंभ में देखा जाए तो तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में हमेशा वर्षा होती, तो ये किस कारण से होता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। अगला प्रश्न है कि नंदा देवी जी मंडल नीचे निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए। दोस्तों किसी भी क्षेत्र में कितना परसेंट वन होना आवश्यक है, तो 33% राइट आंसर हो जाएगा 33%। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सुनामी का अर्थ क्या है। दोस्तों सुनामी का अर्थ की बात करें तो सुनामी का अर्थ क्या होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अंतः सागरीय भूकंप। ठीक है दोस्तों, जब सागर में भूकंप आता है दोस्तों तो उसे सुनामी कहा जाता है, और जब भूपटल पर भूकंप आता है दोस्तों तो उसे भूकंप कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस नदी में माजुली नदीय द्वीप स्थित है। दोस्तों इनमें से कौन सा नदी में माजुली नदीय द्वीप स्थित है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, यदि दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, तो गंगा नदी जो है यह भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इस नदी की टोटल लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर दोस्तों गंगा नदी की टोटल लंबाई है। और यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह भारत की सबसे चौड़ी नदी है, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, यदि क्वेश्चन में पूछा जाए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी दोस्तों, तो नील नदी जो है यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। और यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी दोस्तों, तो अमेजन नदी। ठीक है, अमेजन नदी जो कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में आम्र वर्षा होती है। दोस्तों भारत के कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर आम्र वर्षा होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी केरल और तटीय कर्नाटक। ठीक है, केरल और तटीय कर्नाटक में देखा जाए तो आम्र वर्षा होती है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कहने का मतलब ये कि बंगाल का शोक इनमें से कौन सी नदी को कहा जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दामोदर नदी को दोस्तों बंगाल का शोक कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने दोस्तों सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिए, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ से सेट 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, और आपको सेट 2 में भी बताना है कि कितने ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सही कर पा रहे। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका स्कोर बहुत ही ज्यादा अच्छा आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों हर एक स्टूडेंट को रिविजन के उद्देश्य से हर एक प्रश्न को पढ़ लेना है, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। क्योंकि दोस्तों किसी भी एग्जाम में वही स्टूडेंट अच्छे कर पाते जो हर एक क्वेश्चन को पढ़े रहते, और दोस्तों आपको रिविजन के उद्देश्य से हर एक प्रश्न को पढ़ लेना है, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। दोस्तों यदि आप क्वेश्चन को पढ़े रहेंगे तब आसानी से आप वहां पे सही आंसर कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों वहां पे आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेट को पढ़ते हैं। ठीक है, भूगोल के जनक या पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है कि भूगोल का जनक या पिता किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इरेटोस्थनीज। जी हाँ दोस्तों, इरेटोस्थनीज को जो है ये भूगोल का जनक या फिर भूगोल का पिता कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृतियां नदी द्वारा निर्मित है, यानी आपको बताना इनमें से कौन सा स्थलाकृति का निर्माण जो है वो नदी के द्वारा हुआ है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी गोखुर झील। ठीक है, गोखुर झील का जो निर्माण है दोस्तों ये नदी द्वारा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण
वह संशोधन में सहायक नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, विभेदन। ठीक है, विभेदन जो कि वर्तमान वायुमंडल के निर्माण में कोई भी किसी भी रूप से संशोधन में सहायक नहीं, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि काष्ठ प्रदेश में भूमिगत जल का कार्य अधिकतर किस क्रिया द्वारा होता है। दोस्तों ये जो काष्ठ प्रदेश होते हैं वहां पर ये जो भूमिगत जल का कार्य होता है यह अधिकतर कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, घुलन प्रक्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि तारों का निर्माण कितने अरब वर्ष पूर्व हुआ था। दोस्तों ये तारों का निर्माण है आज से देखा जाए तो कितने अरब वर्ष पूर्व तारों का निर्माण हुआ है। तो 5 अरब वर्ष पूर्व हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग सही आंसर हो जाएगा, 5 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 5 अरब वर्ष पूर्व। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सूर्य के निकट, ठीक है सॉरी दोस्तों, पृथ्वी के निकट सबसे बड़ा तारा कौन सा है, तो सूर्य जो दोस्तों यह सबसे बड़ा तारा है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं। दोस्तों इनमें से बताना कौन सा जो है जो कि प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है, बकरी, शेर, चीता या फिर तेंदुआ। तो सही उत्तर हो जाएगा बकरी। बकरी जो है दोस्तों ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है, यानी ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जितने भी शाकाहारी जीव जंतु हैं ये सभी प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो भी आपको ऑप्शन में देगा क्वेश्चन में, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर को सही करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की आंतरिक परत कोर के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता होती है। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग सभी लोग वीवीआई कर लीजिएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक परत को बात करें तो इसको टोटल 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, सबसे ऊपरी परत को भूपर्पट्टी कहा जाता है, उसके बाद वाला जो परत होता है उसे मेंटल कहा जाता है, उसके बाद जो लास्ट में होता है दोस्तों उसे कोर कहा जाता है। ठीक है, तो आपको बताना कि ये जो तीनों भागों में बांटा गया भूपर्पट्टी, मेंटल, कोर, इसमें कौन सा चीज का प्रधानता सबसे अधिक होता है। ठीक है, यदि भूपर्पट्टी का पूछा जाए, ठीक है, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत में किसकी प्रधानता सबसे अधिक होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा सिलिका तथा एल्यूमिनियम। ठीक है, यदि मेंटल में पूछा जाए तो मेंटल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, और यदि कोर में पूछा जाए तो निकेल और लोहा की प्रधानता सबसे अधिक कोर में होता है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि पृथ्वी के आंतरिक परत में कोर की प्रधान किसकी होती है, तो निकेल और लोहा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों कि विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। दोस्तों विश्व में सबसे ऊंचा वृक्ष देखा जाए तो कहां पर पाए जाते हैं दोस्तों, तो विश्वत्तीय वर्षा वन वाले क्षेत्र में विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दक्कन ट्रैप किस प्रकार के उद्गार के परिणाम है। दोस्तों ये जो दक्कन ट्रैप है ये किस प्रकार के उद्गार के परिणाम है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे सही आंसर होगा प्रवाह। ठीक है, प्रवाह राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के देशांतरीय विस्तार का अंतर कितना है। दोस्तों ये जो भारत का देशांतरीय विस्तार है इसका अंतर डिफरेंट देखा जाए तो इसका डिफरेंट कितना है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा लगभग 30 डिग्री। ठीक है, लगभग 30 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अक्षांश और देशांतर रेखा किसे कहा जाता है, तो विषुवत रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा को दोस्तों अक्षांश रेखा कहा जाता है। वही देशांतर रेखा की बात करें तो दोनों ध्रुवों पर मिलने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, तो देशांतर रेखा। ठीक है, अक्षांश रेखा क्या बताती है दोस्तों, तो अक्षांश रेखा जो है दोस्तों वो पृथ्वी पर तापमान को बताती है। ठीक है, और देशांतर रेखा दोस्तों ये बताती है कोई भी स्थान कितना दूर होगा। ठीक है, दूरी को बताता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। दोस्तों जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है, तो इसका प्रतिपादन जो है किया गया है दोस्तों ये किया गया है मॉर्गन, मैकेंजी और पार्कर, ये तीनों के द्वारा किया गया है, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर होगा इनमें से सभी। ठीक है दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और 40 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन का आंसर आप सही से कर पा रहे हैं, अपना स्कोर जो है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना है। हर एक स्टूडेंट का आंसर जरूर आना चाहिए कि कितना स्कोर जो है आप कर पाए। ठीक है, सही सही। अगला प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी। दोस्तों यदि आपको उत्तर से दक्षिण की अधिकतम लंबाई पूछा जाए, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई। ठीक है, यदि आपसे पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछा जाए अधिकतम लंबाई कितना है भारत का पूर्व से पश्चिम की लंबाई, तो 2933 किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है
कि संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों ये जो संवहन धारा सिद्धांत है ये इनमें से किसके द्वारा दिया गया है? तो ये आर्थर होम्स के द्वारा दिया गया है, यानी ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा आर्थर होम्स। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? दोस्तों गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी की बात करें तो गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? तो यमुना नदी। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा यमुना नदी। यदि आपको पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो गंगा नदी जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। इस नदी की टोटल लंबाई की बात करें दोस्तों तो 2525 किलोमीटर भारत की गंगा नदी की लंबाई। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी दोस्तों तो ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है दोस्तों यह भारत की सबसे चौड़ी नदी है। और यदि क्वेश्चन में पूछा जाए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी तो नील नदी जो है दोस्तों यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। और विश्व का सबसे चौड़ा नदी पूछा जाए तो कौन आंसर हो जाएगा? तो अमेजन नदी जो है यह विश्व का सबसे चौड़ा नदी है। ठीक है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक गौण प्लेट है, यानी आपको बताना है इनमें से कौन सा जो कि एक सबसे छोटा प्लेट है। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर डी अरेबियन प्लेट। ठीक है, अरेबियन प्लेट जो कि एक गौण प्लेट है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा के स्थान पर ज्वारंधमुख बनाती है, यानी इनमें से कौन सी नदी है जो कि डेल्टा के स्थान पर ज्वारंधमुख बनाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी जो कि ज्वारंधमुख बनाती है। ठीक है, ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कठोरतम पदार्थ कौन है, यानी इनमें से देखा जाए सबसे कठोर पदार्थ कौन है दोस्तों तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोरंडर। ठीक है, कोरंडम जो है ये सबसे कठोर पदार्थ है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणतम स्थान है? दोस्तों भारत का यदि आपसे दक्षिणतम स्थान पूछा जाएगा, ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा कन्याकुमारी जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम स्थान है। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु है और दक्षिणतम स्थान पूछा जाए तो कन्याकुमारी। तो यहाँ से आपको कोई भी कंफ्यूजन ना होना चाहिए, अच्छी प्रकार से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन ना करे एग्जाम में। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? दोस्तों भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जोग जलप्रपात जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जोग जलप्रपात को दोस्तों गरसोपा जलप्रपात भी कहा जाता है, यदि ऑप्शन में नहीं रहा तो गरसोपा भी रह सकता है। ठीक है, और ये कौन सा नदी पर बनाया गया दोस्तों जोग जलप्रपात? तो श्रावस्ती नदी। ठीक है, श्रावस्ती नदी पर जोग जलप्रपात है, ये भी आपको याद रखना है। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि जोग जलप्रपात कौन सी नदी पर है तो श्रावस्ती नदी। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? दोस्तों जब ठंडा का प्रारंभ होता है तो तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में ये जो वर्षा होता है ये कौन सा कारण होता है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये उत्तर पूर्वी मानसून के कारण वर्षा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा उत्तर पूर्वी मानसून। अगला प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए कि कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम कौन सी मिट्टी? दोस्तों कपास उत्पादन के लिए देखा जाए तो सबसे सर्वोत्तम मिट्टी कौन सा माना जाता है तो काली मृदा। ठीक है, काली मृदा को दोस्तों सबसे सर्वोच्च यानी सबसे सर्वोत्तम अच्छा क्वालिटी वाला माना जाता है कपास की खेती के लिए। और दोस्तों काली मृदा के जगह यदि ऑप्शन में नहीं रहा तो रेगुर मृदा रहेगा या फिर कपासी मृदा। ठीक है, क्योंकि काली मृदा को ही दोस्तों अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु नदी किस सागर में गिरती है? दोस्तों सिंधु नदी की बात करें तो ये कौन सा सागर में गिरता है दोस्तों? तो सिंधु नदी जो है कि अरब सागर में गिरता है, आपको याद रखना है अरब सागर। ठीक है, और यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि गंगा नदी कौन से सागर में गिरती है तो बंगाल की खाड़ी में। ठीक, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है? दोस्तों ये जो चंदन वन है ये कौन से वन के उदाहरण है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये पर्णपाती वन के उदाहरण है चंदन वन, यानी ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा पर्णपाती वन। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क एवं गर्म पवन कहलाती है। दोस्तों ये जो उत्तर भारत के मैदान में गर्म और शुष्क हवाएं चलती इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसे कहा जाता है दोस्तों लू कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी से आंसर हो जाएगा लू। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से राज्य से कर्क रेखा गुजरता है, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों कि भारत के कौन कौन से राज्य से कर्क रेखा गुजरता है। तो भारत में बात करें तो टोटल 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरता है। ठीक है, कौन कौन से राज्य दोस्तों? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम।
तो ये 8 राज्य हैं दोस्तों जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरता है। ठीक है, तो आपको याद रखना दोस्तों। और यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि इनमें से कौन सा राज्य से कर्क रेखा गुजरता है, तो झारखंड आपको दिखाई दे रहा है कि झारखंड जो है दोस्तों इससे कर्क रेखा गुजरता है। तो ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस ट्रिक दोस्तों मित्र पर गमछा झाड़, इस ट्रिक के माध्यम से भी आप याद रखते हैं मित्र पर गमछा झाड़, इस ट्रिक से माध्यम से आप सभी राज्यों को याद कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से राज्य से कर्क रेखा गुजरता है। अगला प्रश्न है कि किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की सीधा किरणें पड़ती है। दोस्तों 21 जून को जो सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है ये कौन सा अक्षांश पर पड़ता है, तो कर्क रेखा पर। ठीक है, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। इसे कर्क रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, यदि ऑप्शन में कर्क रेखा रहेगा तो आपको कर्क रेखा पर मारना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया 28 में दोस्तों, सॉरी दोस्तों 27 क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वायुमंडल में कौन सी परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से संबंधित है। दोस्तों वायुमंडल में मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती है ये कौन से परत में होती है, तो क्षोभ मंडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही आंसर होगा, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है। दोस्तों वायुमंडल में देखा जाए तो नाइट्रोजन गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 78.8% नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा जो कि ग्रीन हाउस नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में पवनों का दाएं और विक्षेपण होता है। दोस्तों ये उत्तरी गोलार्ध में पवन हमेशा दाएं और विक्षेपण होता है, तो ये किस कारण से होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये, सॉरी दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पृथ्वी के घूर्णन के कारण दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में पवनों का दाएं और विक्षेपण होता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महासागरीय जल के ऊपर या नीचे गति किससे संबंधित है। दोस्तों ये महासागर में जल का ऊपर उठना या फिर नीचे उठना ये क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, तो ज्वार कहलाता है। ठीक है, महासागर में जल का ऊपर उठना ज्वार तथा जल का नीचे जाना भाटा कहलाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के सतह पर गिरने वाले जल के रूप को कहते हैं। दोस्तों ये पृथ्वी के सतह पर जल गिरता है इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसे क्या कहा जाता है, वर्षण कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, वर्षण। अगला प्रश्न है कि महासागरों की औसत लवणता है। दोस्तों ये जो महासागर होते हैं इसकी औसत लवणता की बात करें तो कितना इसका औसत लवणता होता है, तो 35% यानी 35% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके क्या पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन किसी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों किसी भी स्थान को इनमें से कौन सा जो है जो कि तापमान को प्रभावित कर सकता है, अक्षांश, ऊंचाई या फिर समुद्र से दूरी या फिर इनमें से सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, अक्षांश भी प्रभावित करता है, ऊंचाई भी प्रभावित करता है और समुद्र से दूरी भी प्रभावित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी की श्रेणी में खादर और बांगर आते हैं। दोस्तों खादर और बांगर कौन से मिट्टी की श्रेणी में आते हैं, तो जलोढ़ मृदा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जलोढ़ मृदा। दोस्तों जलोढ़ मृदा को टोटल 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों, बांगर और खादर। ठीक है, तो नया जलोढ़ को क्या कहा जाता है, तो खादर, और पुराना जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है। यानी इनमें से कौन सी प्रक्रिया जिसके द्वारा दोस्तों जल जो है वो द्रव से गैस में बदल जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे वाष्पीकरण। ठीक है, वाष्पीकरण राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसका मापक है। दोस्तों ये जो प्रकाश वर्ष है ये इनमें से किसका मापक है दोस्तों, तो ये दूरी का मापक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, दूरी। अगला क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों ये जो आपदा प्रबंधन है इसके अंतर्गत इनमें से कौन आता है, निवारण, पुनर्निर्माण, पुनर्वास या फिर इनमें से सभी। तो सही उत्तर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, निवारण, पुनर्निर्माण और पुनर्निर्वास ये तीनों आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे गहरा
महासागर है दोस्तों? विश्व की सबसे गहरा महासागर की बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर, जो कि विश्व का सबसे गहरा महासागर है। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। ठीक है, यदि आपसे विश्व का सबसे छोटा महासागर पूछा जाएगा तो आर्कटिक महासागर, जो कि सबसे छोटा महासागर है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, उसके बाद हिंद महासागर, उसके बाद अंटार्कटिक महासागर, उसके बाद आर्कटिक महासागर। ठीक है, ये आपके क्रम है। ठीक है, बड़े से छोटे की ओर। अगला प्रश्न है कि सूर्य ताप की सबसे ज्यादा मात्रा प्राप्त होती है। दोस्तों सूर्य ताप का जो सबसे ज्यादा मात्रा प्राप्त होता है ये कहां पर प्राप्त होता है दोस्तों? तो ये कहां पर होता है? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही आंसर होगा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने दोस्तों अभी तक टोटल 2 सेट को पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, यानी 40 क्वेश्चन मिला के 80 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका आंसर आप लोगों ने कर लिया। और आप दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर आप सही से कर पा रहे होंगे। अब हम लोग दोस्तों सेट थर्ड का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे और यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू दिखने वाले। ठीक है, तो आपको दोस्तों सेट 3 को भी पढ़ लेना ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज की नेक्स्ट सेट को हम लोग पढ़ाई करते हैं। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? ये जो बिग बैंग थ्योरी है इसका प्रतिपादन जो है वो इनमें से किसके द्वारा किया गया था? तो एडविन हब्बल। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, एडविन हब्बल ने दोस्तों बिग बैंग सिद्धांत को दिया था। ऑप्शन घ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? दोस्तों ये जो बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है वो आज से लगभग कितना वर्ष पहले हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला 13.7 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 13.7 अरब वर्ष पूर्व। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी? दोस्तों पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा 14.96 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, यानी 14.96 करोड़ किलोमीटर दोस्तों पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं कि आंतरिक ग्रह के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस ग्रह को नहीं रखा जाता? दोस्तों कभी एग्जाम में आंतरिक ग्रह पूछा जाता है और कभी बाह्य ग्रह पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह समझ लेते हैं दोस्तों। आंतरिक ग्रह के अंतर्गत कौन कौन से ग्रह आते हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो है दोस्तों ये आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। और बाह्य ग्रह के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण और ये सभी बाह्य ग्रह के अंतर्गत आते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि आंतरिक ग्रह के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस ग्रह को नहीं रखा गया? अन्य आपसे बाह्य ग्रह पूछा गया। ठीक है, तो शुक्र की बात करें तो ये आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आता है, पृथ्वी भी आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आता है और मंगल भी आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आता है। लेकिन दोस्तों ये जो शनि है ये बाह्य ग्रह के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन नंबर घ सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युग को डायनासोर का युग कहा जाता है? दोस्तों इनमें से कौन से युग को डायनासोर का युग कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जुरासिक। ठीक है, जुरासिक को दोस्तों डायनासोर का युग कहा जाता है। ऑप्शन ग सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ आज से लगभग कितना वर्ष पहले हुआ था? दोस्तों पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की बात करें तो आज से लगभग कितना वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हो चुका था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग, 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग सही उत्तर हो जाएगा 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है जबकि पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है और पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है, यानी ऑप्शन नंबर घ सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा? दोस्तों मानव के लिए देखा जाए तो वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा? तो ऑक्सीजन के बिना दोस्तों मानव का जीवन संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर घ सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें वायु में नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ, संतृप्त आर्द्रता। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ सही उत्तर हो जाएगा संतृप्त आर्द्रता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की लगभग 50% वनस्पति प्रजाति किस प्रकार के वन में पाई जाती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में दोस्तों पृथ्वी की लगभग 50% जो वनस्पति है ये पाई जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संकटतापन पौधों और जीवों की प्रजातियों तथा उनके संरक्षण के रेड डाटा सूची किसके द्वारा जारी किया जाता है? दोस्तों तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों ये सभी सारे ऑप्शन गलत है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी IUNC। ठीक है, IUNC अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ के द्वारा दोस्तों ये जारी किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है तो सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जैव विविधता का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों जैव विविधता की बात करें तो ये जंतु के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पौधे के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ग और ख दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा VVI क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग सभी VVI कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को कि 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ था? तो दोस्तों 1992 ईस्वी में ये जो पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था ये कहाँ पर किया गया था? तो रियो डी जनेरा जो कि ब्राजील में है। ऑप्शन नंबर ख सही उत्तर हो जाएगा, ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कर्णात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये जो कथन दिया गया है ये इनमें से कौन सा भूगोलवेत्ता दिए थे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख, अल्फ्रेड हैटनर। ठीक है, अल्फ्रेड हैटनर का कथन है दोस्तों कि भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कर्णात्मक रूप से संबंधित तथ्यों की भिन्नता का अध्ययन करता है। तो ऑप्शन नंबर ख सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भौतिक लक्षण कहा जाता है? दोस्तों इनमें से भौतिक लक्षण किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर ख, मैदान। ठीक है, मैदान जो है दोस्तों जो कि भौतिक लक्षण है, ऑप्शन नंबर ख सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बंदरगाह की बात करें तो ये मानव द्वारा बनाया जाता है, सड़क की बात करें तो ये भी मानव द्वारा बनाया जाता है, जल उद्यान की बात करें तो ये भी मानव द्वारा बनाया जाता है, लेकिन दोस्तों मैदान जो है ये प्रकृति के द्वारा बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसके द्वारा दिया गया है? दोस्तों ये पृथ्वी से उत्पत्ति संबंधित निहारिका परिकल्पना जो है इनमें से कौन सा भूगोलवेत्ता ने दिया था? तो सही आंसर हो जाएगा लाप्लास महोदय। ठीक है, लाप्लास के द्वारा दिया गया, ऑप्शन नंबर का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खगोलीय दूरी मापने की इकाई निम्नलिखित में से कौन है? दोस्तों खगोलीय दूरी की बात करें तो ये किससे मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष। ठीक है, इससे क्या मापा जाता है? प्रकाश वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों कि कौन भूकंपीय तरंग तरल एवं ठोस दोनों में गमन करती है? दोस्तों भूकंप तरंग को टोटल 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, PSL। ठीक है, यानी प्राथमिक तरंग, द्वितीय तरंग और तृतीय तरंग। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा तरंग है जो कि तरल और ठोस दोनों में गमन करती है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे का पी तरंग। ठीक है, पी तरंग राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्राथमिक तरंग। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जोवियन ग्रह का उदाहरण है? दोस्तों मैंने आपको बताया दोस्तों पार्थिव ग्रह और आंतरिक ग्रह। ठीक है, आंतरिक और बाह्य ग्रह। तो दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 19 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ। ठीक है, बृहस्पति दोस्तों जोवियन ग्रह का उदाहरण है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से बाह्य ग्रह का उदाहरण। ठीक है, जोवियन ग्रह को ही दोस्तों बाह्य ग्रह कहा जाता है। तो बुध, शुक्र और मंगल ये तो दोस्तों आंतरिक ग्रह हो जाएंगे, लेकिन ये जो बृहस्पति है ये जोवियन ग्रह यानी बाह्य ग्रह हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह का उदाहरण? दोस्तों पार्थिव ग्रह कहने का मतलब है कि आंतरिक ग्रह। ठीक है, आंतरिक ग्रह का उदाहरण कौन सा दोस्तों? तो शुक्र, यानी बुध और शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, ये चारों आंतरिक ग्रह हैं। बाकी ये जो शनि, बृहस्पति और नेपच्यून है ये कौन सा ग्रह है? तो ये बाह्य ग्रह है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई है? दोस्तों ये पृथ्वी की उत्पत्ति है आज से लगभग कितना वर्ष पहले हुआ था? तो 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख सही उत्तर हो जाएगा 4.6 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी? दोस्तों पृथ्वी की त्रिज्या की बात करें तो 6370 किलोमीटर। ठीक है, 6370 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। ऑप्शन नंबर का सही उत्तर हो जाएगा 6370 किलोमीटर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता जो मापा जाता है ये कौन सा स्केल पर मापा जाता है, तो रिक्टर स्केल पर। ऑप्शन नंबर ग सही उत्तर हो जाएगा, रिक्टर स्केल। ठीक है, और दोस्तों भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, तो भूकंप का अध्ययन जो है ये सिस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, भूकंप का अध्ययन क्या कहते हैं, तो सिस्मोलॉजी। अगला प्रश्न है कि ग्रेनाइट किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है। दोस्तों ये जो ग्रेनाइट है इनमें से कौन सा प्रकार के चट्टान का उदाहरण है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे का अग्नीय चट्टान का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हो जाएगा, अग्नीय चट्टान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया। दोस्तों ये जो संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन है कि इनमें से किसके द्वारा किया गया है, तो ये दोस्तों आर्थर होम्स के द्वारा किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ख सही उत्तर हो जाएगा, आर्थर होम्स। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सागरीय अधस्थल विस्तार का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। दोस्तों ये सागरीय अधस्थल विस्तार का सिद्धांत है इनमें से किसके द्वारा दिया गया है, तो ये हैरिस हेस के द्वारा दिया गया है। ठीक है, हैरिस हेस, यानी ऑप्शन ग सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम हॉल में वही स्टूडेंट अच्छे कर पाते हैं जो हर एक क्वेश्चन को पढ़े रहते हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों आपको रिवीजन के उद्देश्य से हर एक क्वेश्चन को कवर कर लेना है, ताकि दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कोई भी कंफ्यूजन न हो, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को पढ़े रहेंगे तभी आप वहाँ पे सही आंसर कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मैग्मा के ठंडा होने से किस प्रकार का चट्टान का निर्माण होता है। दोस्तों जब मैग्मा ठंडा होता है तो कौन से प्रकार के चट्टान का निर्माण होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा अग्निय चट्टान। ठीक है, ऑप्शन नंबर का सही उत्तर हो जाएगा, अग्निय चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगमरमर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है। दोस्तों ये जो संगमरमर है ये कौन सा प्रकार के चट्टान का उदाहरण है, तो कायंत्रित चट्टान। ठीक है, कायंत्रित चट्टान का उदाहरण ऑप्शन नंबर ग सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन किस भूगोलवेत्ता द्वारा दिया गया था। दोस्तों ये प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन है इनमें से कौन सा भूगोलवेत्ता ने दिए थे, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे का कॉल रिटर। ठीक है, कॉल रिटर ने दोस्तों प्रादेशिक उपागम का सिद्धांत दिए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि क्रमबद्ध भूगोल किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया। दोस्तों जो क्रमबद्ध भूगोल है ये किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा हम्बोल्ट के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हम्बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूगोल के किस उपागम विधि को प्रकर्म विधि भी कहते हैं। दोस्तों भूगोल के कौन सा उपागम विधि को प्रकर्ण विधि भी कहा जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे का क्रमबद्ध उपागम। ठीक है, क्रमबद्ध उपागम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समुद्री मार्ग से पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला प्रथम नाविक कौन था। दोस्तों यानी कहने का मतलब यह है कि पूरा पृथ्वी का जो परिक्रमा है ये समुद्र मार्ग से, इनमें से कौन से व्यक्ति ने पूरे परिक्रमा किया था, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख मैगलन ने दोस्तों पृथ्वी का परिक्रमा समुद्र के मार्ग से किया था, ऑप्शन नंबर ख सही उत्तर हो जाएगा मैगलन। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मध्यवर्ती परत किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करें तो दोस्तों इस पृथ्वी को टोटल 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसकी आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है, भूपरपट्टी, ठीक है, भूपरपट्टी, मेंटल और कोर। ठीक है, तो आंतरिक संरचना आपको पूछा गया है, तो आंतरिक संरचना कौन हो जाएगा दोस्तों, तो कोर या फिर क्रोड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भू संचलन किससे उत्पन्न होता है। दोस्तों ये भू संचलन है ये इनमें से किससे उत्पन्न होता है, तो ये उत्पन्न होता है दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के द्वारा उत्पन्न होता है, यानी ऑप्शन नंबर घ सही उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी और भूकंप किस प्रकार की प्रक्रिया है। दोस्तों ये ज्वालामुखी और भूकंप किस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख यह एक आकस्मिक क्रियाएं हैं, यानी भूकंप और ज्वालामुखी आता है तो किसी को बता करके नहीं आता, ये अचानक आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ख सही उत्तर हो जाएगा आकस्मिक क्रियाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। दोस्तों वायुमंडल में देखा जाए तो सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है, तो नाइट्रोजन। ठीक है, कितना परसेंट पाया जाता है दोस्तों, तो 78.8% जो है दोस्तों ये नाइट्रोजन पाया जाता है। और ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है दोस्तों, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितना परसेंट पाया जाता है। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में घटित होती है। दोस्तों मौसम की बात करें तो जितने भी मौसम संबंधित सभी घटनाएं जो होती है ये कौन सा मंडल में होता है, तो क्षोभ मंडल में होता है। ऑप्शन नंबर ग सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वायुमंडल को बात करें तो इसे टोटल 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग में दोस्तों, तो क्षोभ मंडल, ठीक है, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। ठीक है, जिसमें से दोस्तों वायुयान उड़ाने के लिए सबसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वायुयान उड़ाने के लिए सबसे अच्छा मंडल कौन सा है दोस्तों, तो समताप मंडल। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, समताप मंडल जो है वो वायुयान उड़ाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, और क्षोभ मंडल में सभी मौसमी संबंधित घटनाएं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वर्षन के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। दोस्तों इनमें से कौन सा है जो कि वर्षन के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, तो सही आंसर होगा संघनन। ठीक है, संघनन को वर्षन के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें दोस्तों तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 5 जून को जो है ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ग सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन जो जीव मंडल को प्रदूषित कर रहा है। तो दोस्तों जीव मंडल की बात करें तो इसे कौन प्रदूषित कर रहा है, तो औद्योगिक विकास जो दोस्तों ये जैव मंडल को काफी ज्यादा प्रदूषित कर रहा है, यानी ऑप्शन ग सही उत्तर होगा औद्योगिक विकास। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग दोस्तों अभी तक टोटल 3 सेट को कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिए, यानी दोस्तों टोटल देखा जाए तो 120 क्वेश्चन को पढ़ लिए, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल रहने वाले। अब दोस्तों हम लोग सेट 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, जो कि यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू दिखने वाले हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए अगला हम लोग सेट को पढ़ते हैं, और आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है दोस्तों, और आपको बताना है कि आप टोटल चारों सेट मिला करके चारों सेट में से कितने ऐसे क्वेश्चन थे जिसका आंसर आप सही से कर पाए। हर एक स्टूडेंट दोस्तों ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखेगा, क्योंकि दोस्तों मैं हर एक स्टूडेंट का कमेंट पढ़ता हूं। ठीक है, कि पृथ्वी का आकार का संबंध निम्नलिखित में से किससे। दोस्तों ये जो पृथ्वी का आकार का संबंध है ये निम्नलिखित में से किससे है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये भूयाप। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है कि पृथ्वी का आकार का जो संबंध है ये नारंगी से, लेकिन दोस्तों ये जो नारंगी है राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, यदि आप गूगल या फिर अपने एनसीईआरटी बुक को यदि आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे भूयाप दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना और कमेंट वगैरह नहीं करना कि ये आंसर होगा ये होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, भूयाप। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है, यह कथन किसका है। दोस्तों ये जो कथन है कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन करना है और व्याख्या करना है, ये जो कथन है ये कौन सा भूगोलवेत्ता के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ये जो कथन दिया गया दोस्तों ये दिया गया रिचर्ड हॉटस्टोन के द्वारा दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल यानी ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग पहली बार किया था, यानी आपको बताना इनमें से कौन सा भूगोलवेत्ता है दोस्तों जिन्होंने ये जो ज्योग्राफी शब्द है इसका प्रयोग पहली बार किया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग इरेटोस्थनीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर इरेटोस्थनीज राइट आंसर होगा। इरेटोस्थनीज ने दोस्तों भूगोल शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। अगला प्रश्न क्या है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान द्वारा दिया गया है। दोस्तों ये जो पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना है, इस ज्वारीय परिकल्पना को कौन सा भूगोलवेत्ता द्वारा दिया गया है, तो ये जेम्स जीन्स के द्वारा दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे घर राइट आंसर हो जाएगा जेम्स जीन्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग हर एक क्वेश्चन को रिवीजन के उद्देश्य से पढ़ लीजिएगा। हो सकता है दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर आपको पता होगा। ठीक है, लेकिन आपको बताना कि आपका स्कोर जो है कितना आ रहा है ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, और कम समय में आपको वही पढ़ना दोस्तों जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन है। दोस्तों ये जो आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत है जो कि एक सटीक है, जो कि एक सही सिद्धांत है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिग बैंग सिद्धांत। ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई। दोस्तों ये जो प्रकाश वर्ष है ये क्या मापने की इकाई है, खगोलीय दूरी, स्थल की दूरी, समय मापने की दूरी, या फिर प्रकाश की गति की दूरी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सॉरी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा खगोलीय दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन जो कि काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है कि वर्तमान में सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि वर्तमान समय में सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। ठीक है, कौन कौन से ग्रह हैं दोस्तों? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये टोटल 8 ग्रह हैं दोस्तों जो कि सौर मंडल में वर्तमान समय में ग्रह हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीपतम होता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों ये जो भूकंप का उद्गम केंद्र होता है उस बिंदु को क्या कहा जाता है? ये सबसे समीपतम जो होता है तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख राइट आंसर हो जाएगा अधिकेंद्र। ये आपको याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों कि सुनामी में सर्वाधिक क्षति किस क्षेत्र में होती है। दोस्तों ये जो सुनामी आता है तो सबसे अधिक क्षति देखा जाए तो कौन सा क्षेत्र में होता है दोस्तों? यदि भूकंप दोस्तों पृथ्वी पर आता है स्थल पर तो उसे भूकंप कहा जाता है। ठीक है, और वही यदि भूकंप यदि समुद्र में आता है तो उसे सुनामी कहा जाता है। तो सबसे अधिक क्षति कौन सा क्षेत्र में होगा दोस्तों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग, स्थल के आंतरिक भाग में। ठीक है, स्थल के आंतरिक भाग में दोस्तों सबसे अधिक क्षति होता है सुनामी में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि भूपृष्ठ में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। दोस्तों भूपृष्ठ में यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, भूपृष्ठ में यदि आपसे पूछा जाए सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है, तब राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट लोग कंफ्यूजन कर जाते हैं। ठीक है, कंफ्यूज कर जाते हैं, ये आपको अच्छी प्रकार से याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। यानी दोस्तों इनमें से कौन सी विधि द्वारा हमें भूगर्भ की जानकारी के बारे में प्रत्यक्ष रूप से जानकारी प्राप्त होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी। ठीक है दोस्तों, ज्वालामुखी जब आता है दोस्तों तो वहां से जो भी मैग्मा वगैरह निकलता है तो उससे हमारा पता चल जाता है कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या तत्व पाया जाता है। तो ये एक प्रत्यक्ष कारण है जो कि ज्वालामुखी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में किसने प्रस्तावित किया था। दोस्तों ये जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है ये कब प्रस्तावित किया गया था? तो 1912 में। लेकिन ये किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये प्रस्तावित किया गया था दोस्तों अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे का राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड वेगनर। ये आपको याद रखना है। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को कब दिया गया था, तो 1912 ईस्वी में। क्वेश्चन आपको दोस्तों किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण। दोस्तों आपको बता रहे हैं इनमें से कौन सा जो है जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। ठीक है, कि 13 का सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है। दोस्तों ये रिंग ऑफ फायर है ये कौन सा महासागर में है? तो प्रशांत महासागर। ठीक है, ये जो प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर स्थित है। दोस्तों प्रशांत महासागर की बात करें दोस्तों तो यह सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, महासागरों में देखा जाए तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है दोस्तों? तो प्रशांत महासागर। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल भाग मुख्यतः कितने प्लेटों में विभक्त है। तो दोस्तों पृथ्वी का देखा जाए स्थल का मुख्यतः कितने भागों में ये विभक्त है? तो टोटल 7 प्लेटों में विभक्त है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सभी लोग VVI कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हिमालय पर्वत है इसकी उत्पत्ति जो है इनमें से कौन सा सागर से हुई। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 33 सागर। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग राइट आंसर होगा 33 सागर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चूना पत्थर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण। दोस्तों ये जो चूना पत्थर है ये इनमें से कौन से प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? तो चूना पत्थर जो दोस्तों ये अवसादी चट्टान का उदाहरण है। यानी ऑप्शन ख सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खनिज तेल मुख्यतः किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं। दोस्तों ये जो खनिज तेल है ये देखा जाए तो मुख्यतः कौन से चट्टान में पाए जाते हैं? तो ये खनिज तेल दोस्तों अग्नीय चट्टान में पाए जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क सही उत्तर हो जाएगा अग्नीय सेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भूस्खलन सामान्यतः किस क्षेत्र में देखने को मिलता है। दोस्तों जब भूकंप या भूस्खलन होता है तो सबसे अधिक कौन सा क्षेत्र में देखा जाएगा दोस्तों? तो सबसे अधिक कहाँ पे देखा जाएगा? पर्वतीय क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे का सही उत्तर हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। यानी आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो कि एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। तो सही उत्तर होगा अपर्दन। जी हाँ दोस्तों, अपर्दन जो है जो कि एक अनुक्रमिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। ऑप्शन घ सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% गैस पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। तो दोस्तों ये कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुयान सामान्यतः किस मंडल में गमन करते हैं। दोस्तों ये जो वायुयान होते हैं ये मुख्य रूप से कौन से मंडल में चलते हैं, कौन से मंडल में उड़ते हैं। तो ये वायुयान की बात करें दोस्तों तो ये समताप मंडल में गमन करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख सही उत्तर हो जाएगा समताप मंडल। वायुयान के लिए सबसे आदर्श मंडल जो है दोस्तों ये समताप मंडल ही माना जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि मौसम संबंधित घटनाएं जितनी भी घटनाएं होती ये कौन सा मंडल में होता है, तो ये क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों कि क्षोभ मंडल में धरातल से कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट आता है। दोस्तों यदि आप क्षोभ मंडल में जाएंगे तो कितने मीटर की ऊंचाई पर आपका 1 डिग्री तापमान में आपको गिरावट मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग 165 मीटर। ठीक है, 165 मीटर की ऊंचाई पर यदि आप जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान घटेगा। ठीक है, फिर यदि 165 मीटर करते करते तो हर एक 165 मीटर पे तापमान 1 डिग्री घटता है। ठीक है, और यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि पृथ्वी के कितने गहराई में जाने पर 1 डिग्री तापमान में बढ़ता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 32 मीटर। ठीक है, पृथ्वी के यदि आंतरिक भाग में यदि आप 32 मीटर की गहराई पर जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान में ये प्लस होते जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा गैस है जो कि वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो दोस्तों ये वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है दोस्तों, तो 78.8% दोस्तों वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों इनमें से कौन सा वायुमंडलीय परत है जो कि मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। तो राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल। ठीक है दोस्तों, क्षोभ मंडल जो है ये मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण मंडल में से एक है, यानी ऑप्शन ख राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन है कि किस मंडल में सभी मौसमिक क्रियाएं घटित होती। दोस्तों मैंने आपको इससे पहले ही बता दिया था कि जितनी भी मौसम संबंधित सभी घटनाएं होती ये कौन सा मंडल में होता है, तो क्षोभ मंडल। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्षोभ मंडल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस मंडल में रेडियो तरंगे वापस लौटती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर बाह्य मंडल। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी चारों ऑप्शन दिए हुए हैं ये सभी रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि जो रेडियो तरंग होते हैं ये कौन सा मंडल में वापस आते हैं, कौन सा मंडल से लौटते हैं। तो रेडियो तरंग जो होते हैं दोस्तों ये आयन मंडल से वापस आते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, आयन मंडल। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहा जाता है। दोस्तों ये वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा होता है इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसे कहा जाता है निरपेक्ष आर्द्रता। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि घूम कोहरा सामान्यतः कहाँ बनता है। ये जो दोस्तों धूम कोहरा होता है ये सामान्यतः कहाँ पर बनता है, तो औद्योगिक क्षेत्र में। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पॉल्यूशन सबसे अधिक होता है जिसके कारण धूम कोहरा सबसे अधिक देखने के लिए मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा बादल सबसे अधिक ऊंचाई पर बनती है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बादल है जो कि सबसे अधिक ऊंचाई पर बनती है। ठीक है, तो पक्षाप बादल जो है दोस्तों ये सबसे अधिक ऊंचाई पर बनता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संवहनीय वर्षा मुख्यतः किस क्षेत्र में होती है। दोस्तों ये जो संवहनीय वर्षा है ये देखा जाए मुख्य रूप से तो कौन सा क्षेत्र में अधिक होता है, तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों, तो ऑक्सीजन के बिना दोस्तों मानव का जीवन नहीं संभव हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर घ सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है। दोस्तों ये जो जल द्रव से गैस में बदलता है इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख सही उत्तर हो जाएगा वाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन है
कि चक्रवातीय वर्षा सामान्यतः किन क्षेत्रों में अधिक होता है। दोस्तों ये जो चक्रवातीय वर्षा होता है ये सबसे अधिक कौन सा क्षेत्र में होता है, तो ये सबसे अधिक दोस्तों ये होता है तटीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भूमध्य सागरीय वर्षा सामान्यतः कहाँ होती है। तो दोस्तों भूमध्य सागरीय वर्षा की बात करें दोस्तों तो ये सबसे अधिक कहाँ पर होती है दोस्तों, तो 30 से 45 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के बीच होता है, यानी ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जब जलवाष्प सीधे ठोस रूप में परिवर्तित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं। दोस्तों ये जो जलवाष्प सीधा ठोस रूप में जब परिवर्तित हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उसे ऊर्ध्वापन कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऊर्ध्वापन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये जो जैव विविधता है इसका संरक्षण देखा जाए तो जंतु के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पौधों के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग पौधों और प्राणी दोनों के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग सही उत्तर, सॉरी दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें सभी जीवधारी के लिए ये जो जैव विविधता है इसका संरक्षण करना काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो ऑप्शन घ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जंतु पौधे और प्राणी दोनों, ये यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था। ये दोस्तों ये जो भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है इसको किस वर्ष पारित किया गया था, तो इसे दोस्तों 1972 ईस्वी में पारित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ख सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों कि जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है। दोस्तों जिस भी क्षेत्र में प्रजातीय विविधता अधिक देखने को मिलता है उस विविधता वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उसे हॉट स्पॉट कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। दोस्तों ये रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था, ये कौन सा ईस्वी में हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था 1992 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ख राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर हुआ था दोस्तों, तो ब्राजील में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो ब्राजील में। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने दोस्तों टोटल 4 सेटों का कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिए, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल रहने वाले। ठीक है, और दोस्तों अभी तक देखा जाए तो टोटल हम लोगों ने 160 क्वेश्चन को पढ़ लिया। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत दिखेंगे और आपको हर एक प्रश्न को एक बार पढ़ लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने पार्ट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया। ठीक है, ज्योग्राफी का। दोस्तों अब हम पार्ट 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। यदि आप दोनों पार्ट एक बार पढ़ कर चले जाते हैं दोस्तों, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको ज्योग्राफी में और भी कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, सिर्फ दोस्तों आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 को एक बार रिविजन के उद्देश्य से पढ़ देना है, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। और दोस्तों आप टोटल चारों सेट मिला करके कितने ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सही से कर पाए, हर एक सेट का दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर लिखे। ठीक है, क्योंकि मैं हर एक स्टूडेंट का कमेंट पढ़ता हूं। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।